जो दूसरा हमारा जो विषय है कि विजुअलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अशोका द ग्रेट, दैट इज द बिगेस्ट यूटिलिटी ऑफ कॉपरेशन फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट इन 21st सेंचुरी। महान सम्राट अशोक के शासन की सहकारिता से आज 21वीं सदी में सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के लिए सबसे बड़ी क्या उपयोगिता है, ये जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर जो है सम्राट, हमें 3-4 चीजें समझनी पड़ेंगी। पहला ये कि सम्राट अशोक की शासन नीति क्या थी, एक भाग। दूसरा, सम्राट अशोक के शासन में सहकार नीति क्या थी, और तीसरा, सामाजिक परिवर्तन आंदोलन क्या है, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के लिए सहकार नीति की पॉलिसियां क्या थी। ये जैसे ही हम चारों चीजें समझेंगे अलग अलग तरीके से, तो हम 21वीं सदी में सम्राट अशोक सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के लिए कितने प्रासंगिक हैं ये बात सिद्ध हो जाएगी। तो सम्राट अशोक का ये वक्तव्य कि मैं कुछ भी जीवन के लोगों के जीवन में प्रगति और समृद्धि ला सका हूं, वह मूलतः सोच विचार वाला बनाकर ही ला सका हूं। यहां सोच विचार करने से योग्यता के साथ व्यवहारिक व मानवीय शिक्षा से है, जिसे ग्रहण करने से मनुष्य में ऊंच नीच, जाति धर्म भाव का भेद और क्षेत्रीयता का भेदभाव समाप्त करने से है। ये मानवीय गुणों का समावेश किसी भी मनुष्य में सहकार से संभव है, सिर्फ कॉपरेशन से भी संभव है। इसका तात्पर्य ये है कि सम्राट अशोक के समय कॉपरेशन की नीति लागू की जा चुकी थी। इस सहकारिता की शिक्षा नीति के कारण ही सम्राट अशोक मौर्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ अशोका द ग्रेट बाय थिंकिंग एंड कॉपरेशन फॉर वेलफेयर एंड प्रॉस्पर्स स्टेट। सम्राट अशोक की महत्वपूर्ण लोकोक्ति जो कई शिलालेखों में मिलती है, नहीं है कोई श्रेष्ठ कार्य सर्वलोक हित से बढ़कर। जो शिलालेख, उनके जो पिलर्स हैं, उनमें ये लिखा हुआ है कई जगह, नहीं है कोई श्रेष्ठ कार्य सर्वलोक हित से बढ़कर। ये स्पष्ट होता है कि महान सम्राट के समय समाज के हितों का ध्यान रखा जाता था, जबकि वे बात हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि उनका साम्राज्य आज के भारत का 3 गुना विशाल क्षेत्र था और में फैला हुआ था, और कम से कम आर्मी और पुलिस फोर्स भी कम से कम तैनात था। इस प्रकार शासन जहां अपराध ना के बराबर होता हो और मनुष्य व अन्य जीव प्राणियों का ध्यान रखा जाता हो, ऐसा कार्य तो सहकारिता से ही संभव है, क्योंकि परस्पर सहयोग नीति से ही छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा काम आसानी से संपन्न किया जा सकता है। तो ये कॉपरेशन था उस समय उनके शासन काल में, इसीलिए ये संपन्न हो सका, क्योंकि महान अशोक के व्यापार शिक्षा नीति, शासन की नीति जनता के द्वारा जनता के हित में चलाकर सहकारिता को ही हथियार बनाया था। कॉपरेशन को ही उन्होंने वेपन्स तैयार किया था, जो उनके राजमार्ग निर्माण और अन्य राजमार्गों और उन राजमार्गों पर राहगीरों के लिए पानी पीने के लिए कुएं खुदवाए गए, व्यापारियों व आम जनता के लिए उन्हीं राजमार्गों के किनारे ठहरने के लिए सरायों का निर्माण किया गया। इतना ही नहीं, पूरे साम्राज्य में बगीचे लगाए गए जिनमें औषधियों का काम, जो औषधियों के काम आती थी, ताकि बीमार पड़ने पर आम आदमी अपना इलाज स्वयं कर सकता था। ये जो असाधारण कार्य के कारण ही सामान्य और क्रूर अशोक महान अशोक बन सके। ये सब सहकार की नीतियां ही संभव हुआ, क्योंकि कोई भी अकेला व्यक्ति राजमहल में बैठकर राज सेवकों से इतना बड़ा काम नहीं करा सकता है। राज सेवकों से कराना संभव नहीं है। इस असंभव कार्य को महान अशोक अपनी सहकारिता की शासन नीति से ही पूरी कर सके। इस प्रकार अशोक की शासन नीति पूर्ण रूप से सहकारिता पर आधारित थी। सामाजिक परिवर्तन आंदोलन शब्द का भावार्थ बदलाव से होता है। परिवर्तन भौगोलिक, प्राकृतिक और वैचारिक होता है, लेकिन आंदोलनात्मक परिवर्तन तो वैचारिक ही संभव हो सकता है, क्योंकि आंदोलनात्मक परिवर्तन संयमित और अनुशासनात्मक होगा तभी कारगर सिद्ध हो सकता है। उग्र या अनुशासनात्मक होगा तो कभी निर्णायक स्थिति में पहुंच नहीं सकता है। इसलिए कोई भी परिवर्तन आंदोलन वैचारिक ही होना चाहिए, क्योंकि वैचारिक परिवर्तन का आंदोलन हमेशा मानव कल्याण के लिए होता है और वो सफल होता है। हमारे लिए वैचारिक क्रांति करने वाले गौतम बुद्ध का नाम भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जिसका प्रभाव संपूर्ण एशिया में आज दिखाई देता है। इसी प्रकार सम्राट अशोक ने भी अपने विचारों की शासन नीतियों में परिवर्तन कर पत्थर स्तंभों पर खुदवा कर लिखवा दिया, ताकि उनके विचार साम्राज्य की आम जनता तक आसानी से पहुंच सके। ये उनके वैचारिक क्रांति का ही परिणाम था। सम्राट अशोक ने अपनी वैचारिक क्रांति को पत्थरों पर खुलवाया, जो आम जनता तक पहुंचने में आसान हो गया,
किसी को भी ये पता नहीं था कि सम्राट अशोक कोई गुपचुप काम कर रहे हैं। सारी चीज जनता के लिए खुली हुई थी पूरी तरीके से। सम्राट अशोक के विचारों को जनता तक पहुंचाने बखुलेपन की नीति के कारण ही सबल काल बन पाया था। ये भी एक वैचारिक परिवर्तन का ऐतिहासिक महत्ता है। 20वीं सदी में हमारे सालों से गुलामी की जीवन जी रहे भारत के बहुजन समाज के कल्याण के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी सम्मान का जीवन बहुजन समाज के लिए दिलाने के लिए विचारों से ही परिवर्तन किया था और अपना अध्ययन निरंतर सोच विचार के साथ किया और वे 20वीं सदी के सबसे बड़े विचारक बनकर बहुजन समाज के जीवन को बदलने में कामयाब हुए। क्योंकि कहा जाता है कि बाबा साहब ने रक्तहीन क्रांति की, कोई उग्र आंदोलन नहीं किया, और वो जो रक्तहीन क्रांति थी उसी से इतना बड़ा काम वो बहुजन समाज को सदियों से सदियों गुलाम बने बहुजन समाज को मुक्त करा के गए। क्योंकि बाबा साहब ने स्वयं कहा है कि ग्रीस, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे जैसे देशों में इसलिए क्रांति संभव हुई कि वहां लोग सोच विचार करने के लिए स्वतंत्र थे, बेशक शारीरिक रूप से गुलाम थे। किंतु भारत के बहुजन समाज द्वारा अभी तक क्रांति इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ के नागरिकों से विचार करना ही छीन लिया गया। जो व्यक्ति आडंबर, पाखंड और अधर्म तक सीमित रहेगा वो विचार करने में असमर्थ भी रहेगा। वैचारिक क्रांति इसलिए यहाँ पर बाबा साहब के बाद नहीं हो पाई, या वो चाहते थे उस तरीके की वैचारिक क्रांति नहीं हो पाई। भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि अध्ययन करें तो पाते हैं कि यहाँ के नागरिकों को गुलाम बनाना और जन्म जन्मांतर गुलाम बनाए रखने के लिए मनुवादियों के प्रयास निरंतर जारी रहते हैं। चाहे गणेश को दूध पिलाने का मामला हो, कांवड़ ढोने से माँ बाप के पापों को मुक्त कराने का मामला हो, भावनाओं के चमत्कारों से मनुष्य को जीते जी मोक्ष दिलाने का मामला हो, ये जो पाखंड है इसमें लोग मानसिक रूप से यहाँ पर गुलाम है। वैचारिक क्रांति करने में वो सोच ही नहीं पाता, वो इधर गुलाम बना रहता है। और धार्मिक भावनाओं को समझाकर व डराकर अथवा भय पैदा करके अनुसरण व अंधकरण के लिए बाध्य करना हो, और इतना ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर इन्हीं धार्मिक भावनाओं से आम जनता को भड़काकर यही मनुवादी ताकतें सत्ता हथियाने का काम करती हैं, जिसमें वर्तमान में राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। ये हमको समझना पड़ेगा। ये वैचारिक क्रांति अगर हम कर जाते तो ये हमारे ही लोग उद्दलित हो जाते हैं इनका काम करने के लिए, वो अंधकरण और अनुसरण के मार्फत। इस प्रकार कोई सामाजिक परिवर्तन आंदोलन वैचारिक ही हो सकता है। यही आंदोलन आज बहुजन समाज में मानव कल्याण, समानता, मानवता के लिए MPBSP, वे बैक सोसाइटी प्रोग्राम व महानायक जी काशीराम स्कूल ऑफ थिंकिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। वे बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम और महानायक जी काशीराम स्कूल ऑफ थिंकिंग में फुले अम्बेडकरी आंदोलन का संपूर्ण अध्ययन कराकर संपूर्ण परिवर्तन आंदोलन को एक नई धार रखी जा रही है। 21वीं सदी के नवीन औजार, जाति व जात की अवधारणा, बहुजन महापुरुषों की शिक्षा जिसमें वैचारिक क्रांति संभव है को बारीकी से बताया जाता है। सोच विचार की शिक्षा जो बहुजन समाज से छीन ली गई थी को पुनः पुनर्जीवित कर बारीकी से पठन पाठन का काम कराया जाता है। साथ ही आधुनिक विश्व का नवीनतम विषय कोऑपरेशन भी सिखाया जाता है ताकि काम को सभी सहयोग से संपन्न किया जा सकता है। इन सभी कार्यों को सम्राट अशोक की नीतियों के सामंजस्य कर नवीन भारत के पुनर्निर्माण का काम किया जाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण बहुजन समाज में कॉर्पोरेशन इंटेलिजेंस के निर्माण एक जीता जागता उदाहरण है, जो महानायक जी काशीराम स्कूल की प्रेरणा और पेबैक सोसाइटी प्रोग्राम के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। साथियों, जिसके जो है अनिल डोंगरे सर की क्लास आपने अटेंड की है, आप इसको बेहतर तरीके से जानते हैं। मेरे सहकार साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जी जीवन भर अनुभवों के आधार पर सोच विचार की शिक्षा से सहकारी जीवन जीते रहे, क्योंकि उनके जीवन का सहकारिता भरा यदि कोई उदाहरण है तो भारत का संविधान है। इससे बड़ा विश्व में सहकारिता का दूसरा कोई दस्तावेज नहीं है। अगर आप संविधान का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि संविधान में कूट कूट करके कॉर्पोरेशन भरा हुआ है। अगर संविधान कोऑपरेटिव नहीं होता तो इस देश में ये बहुजन समाज को इतना बड़ा अधिकार नहीं मिल सकता था। साथियों, जैसा कि मेरे संज्ञान में है कि बाबा साहब सहकारिता के भारतीय सहकारिता को भारतीय संविधान में मूल अधिकारों में लाना चाहते थे, किंतु विरोधियों के विरोध स्वरूप वो ऐसा नहीं कर सके। लेकिन भारत के प्रथम कानून मंत्री होने के कारण प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी बाबा साहब की थी। बाबा साहब ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के कुल 39 अध्याय बनाए, जिसमें से प्रथम 10 अध्याय के साथ 32 और 33 अध्यायों का आधार सहकारिता है।
साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना जो बनी थी उसमें पहले से जो 10 चैप्टर हैं वो टोटल कॉपरेशन बेस्ड है, और 10वां चैप्टर का तो नाम ही कॉपरेशन है, और 32 और 33 नंबर जो चैप्टर है वो भी कॉपरेशन बेस्ड है। इस प्रकार 39 चैप्टर में से 12 चैप्टर जो है टोटल कॉपरेशन पर डिपेंड है बाबा साहब के। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा सहकारिता को मद्देनजर रखकर जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में नीतियां बनाई थी, उनके अध्ययन करने से आज 21वीं सदी में सम्राट अशोक की शासन नीतियों का दर्शन मिलता है। इसलिए आज 21वीं सदी के भारतीय समाज में सम्राट अशोक प्रासंगिक हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं कहा है कि मेरा भारत प्रबुद्ध भारत होगा, और माना काशीराम जी ने कहा है कि मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक का भारत है। हमारे दोनों जो महापुरुष हैं उन्होंने सम्राट अशोक को अपना आइडियल माना है, और उनकी जो कोऑपरेटिव पॉलिसी थी उसी से बाबा साहब ने कॉपरेशन को आगे फैलाने का काम किया। इसीलिए सम्राट अशोक 21वीं सदी के लिए आज बहुत प्रासंगिक है। कॉपरेशन इज एन अदर नेम ऑफ अम्बेडकर। यदि हमें 21वीं सदी में सम्राट अशोक की उपयोगिता समझनी है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के कॉपरेशन पूर्ण कार्यों को समझने से पूर्व कॉपरेशन की वैल्यू को जानना अनिवार्य है। साथियों मैं ये बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो सहकारिता जो उसमें कॉपरेशन की जो मेन वैल्यू है, जैसे वैल्यू कॉपरेशन की जो वैल्यू है वो है सेल्फ हेल्प, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी और इक्विटी एंड सॉलिडरिटी। ये जो वैल्यू है तो बाबा साहब ने जो पंचवर्षीय योजना बनाई है वो इन्हीं वैल्यूज पर बेस्ड है सारी। और कॉपरेटर्स के अंदर जो सहकारिक व्यक्ति उनके अंदर क्या वैल्यू होनी चाहिए, जो कॉपरेशन पैदा करने वाले जैसे हम और आप हैं, आपस में अगर कॉपरेशन पैदा करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए, हमारे इंडियन पर्सनल वो वैल्यू होनी चाहिए ऑनेस्टी, ओपननेस, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड केयरिंग फॉर अदर्स। ये कॉपरेटर्स की वैल्यू है और वो कॉपरेशन की वैल्यू है। ये दोनों जो वैल्यू है ये बाबा साहब ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो लिखी है उसी पर बेस्ड उसको पूरा दस्तावेज तैयार किया है। इस प्रकार सहकार कॉपरेशन की वैल्यू को बाबा साहब ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना के चैप्टर 5 में यह देखते हैं तो पूरा कॉपरेशन देखने को मिलता है। मैं एक दो कोटेशन उसमें देने की कोशिश करूंगा, जिसमें उन्होंने नागरिक प्रशासन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्वालिटी गुणवत्ता से कमी को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के जो लोग हैं इनमें अगर कॉपरेशन होगा तो इसको जो काम होगा वो इन वैल्यूज पर आधारित हो काम होगा। ये काम कॉपरेशन विच इज इवोक्स सहकारिता से उत्पन्न जागृति के आधार पर प्रशासन का काम किया जाना चाहिए, तभी कानून का पालन तो होना संभव, जिसमें मानवीय विकास के लिए गरीबी और भुखमरी का काम पूरा हो सकता है। चैप्टर 5 के कॉपरेशन का चैप्टर 5 के दूसरे नंबर पैरा में उन्होंने दिया है कि अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी के अंदर ये वैल्यू होंगे तो वो जब रेवेन्यू कलेक्शन का काम करेगा और जनहित पे खर्च करने का जब काम करेगा तो वो इस बेस पर करेगा कि उसको अंदर अगर ये गुण होते हैं तो इन गुणों को इसीलिए उन्होंने पर करेगा तो यहाँ करप्शन नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगी, किसी प्रकार की कमीशन खोरी नहीं होगी। इस चीज को वो एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विस के लोगों में डालना चाहते थे और ये बात उन्होंने इसमें कूट की है। इसमें कॉपरेशन जागृति के टूल्स के रूप में हम समझ पाएंगे, तभी बाबा साहब के कॉपरेशन को समझने में कामयाब हो पाएंगे। एक उन्होंने कहा है द ग्रेट डील ऑफ आइडियल लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉपरेशन आर therefore called on the important aspect of the problem related to the relation between the political leadership and public service administrations. They have to common aim to raising of standard of the living through rapid economic social development and better distribution of wealth and income. Their function are complementary and neither can fulfill to front without the active help and trust of others. यहाँ राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों कॉर्पोरेशन के को इसलिए बैठाना चाहते थे ताकि राजस्व एकत्रित करने से लेकर उस धन को बिना किसी लोभ व लालच के एक दूसरे पर विश्वास जनहित की योजनाओं विश्वास करके जनहित की योजना में लगाया जाए। इससे जो वृद्धि होगी वो उछाल के साथ होगी, रैपिड इकोनॉमिक मतलब आर्थिक वृद्धि जो होगी वो गति के साथ। इस प्रकार चैप्टर 5 में
सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी का और अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इसमें कॉर्पोरेशन के साथ कार्य करने से कॉर्पोरेशन वैल्यू भी मजबूत होती है। और इतना ही नहीं है, इस पूरे अध्याय का अध्ययन करने से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी एंड रीस्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी का भी बारीकी से ज्ञान प्राप्त होता है। ये 5वें अध्ययन में के चैप्टर में कुछ सार से इस तरीके से उसमें दिया हुआ है। कॉर्पोरेशन इन रिडीम ऑफ पब्लिक रिफॉर्म ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन इज रिफॉर्म ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो 6वां नंबर चैप्टर है इसका, इसमें बहुत बारीकी से बाबा साहब ने इसमें कुछ चीजें कूट की हैं जो इससे अगर उनको देखा जाए तो कहीं कोई मिस्टेक होने का अंदाजा नहीं है। क्या क्या उन्होंने दिया है कि प्रशासनिक सेवाओं के गुण और गुणवत्ता के विचार को समझाया है। प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट टू बी अचीव इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर इंटीग्रिटी, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड पब्लिक ऑपरेशंस। इसमें कॉर्पोरेशन व अनेक मूल्यों को प्रशासनिक सेवार्थियों का होना अनिवार्य बताया ताकि राजकाज सही दिशा में चल सके। इसमें चैप्टर में इंटीग्रिटी पर इन्फ्लुएंस ऑफ करप्शन एंड इनसाइडियस, मतलब कपट की भावना से कि कॉर्पोरेशन से समाज में जो भी 6 और 7 और 8 में दिया गया है इन्होंने, तो इसमें पूरा जो है इंटीग्रिटी पर जो डाउट पर उन्होंने कहा है कि अगर सरकारी कर्मचारी के अंदर किसी प्रकार का इस अनवैल्यूज का काम अगर होगा, कॉर्पोरेशन नॉन वैल्यूज का काम होगा, तो वो काम संपूर्ण तरीके से नहीं हो सकता है। इसी प्रकार एफिशिएंसी को उन्होंने समझाने का काम कहा है। द प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन कमिंग प्राइमरीली ऑन द मेन एंड मेथड, द प्रेजेंट स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी हैज बीन रिसेंटली डिस्क्राइब एज फेलो, कि पुराने अनुभवों के आधार पर देखा गया है कि कार्य कुशलता की क्षमता में कमी है तथा जिम्मेवारी को स्वतंत्रता से लेने की छूट प्रदान की जाती है, तो उसे मंत्रिमंडल के काम करने में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और काम बंटवारे के समय कॉर्पोरेशन से ही होगा। इस प्रकार जिम्मेवारी वाली व्यक्ति में प्रशासनिक एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ये जो एफिशिएंसी को उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से एलोबरेट किया है साथियों। और जो पर्सनल जो रिक्रूटमेंट का मामला है उसमें भी उन्होंने बहुत सारे गुणों के आधार पर उसको बताने का काम किया। इन तीनों योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए मूलभूत सुविधाओं, कौन कौन सी 3 क्रियाएं, एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक एंड टेक्निकल एंड सॉलिडिटी एंड क्लेरिकली, जो सब तरीके का जो स्टाफ का भर्ती का, रिक्रूटमेंट का और उनके गुणों का और उनके वैल्यूज को उनको समझाते हुए बताया है कि इन तीनों गुणों की योजनाओं को क्रियान्वयन उपलब्ध कराई जाए। इस प्रकार कर्मचारियों के लिए कार्य सेवकों में कॉर्पोरेशन अनिवार्य बताया है, सभी कार्य श्रेष्ठ संपन्न होगा। इसमें सहयोग से आर्थिक नीति व प्रशासनिक केंद्र व राज्य सरकार की औद्योगिक क्षेत्र के प्रबंधन एवं भूमि सुधार, खाद्य सामग्री प्रशासन में कॉर्पोरेशन से बेहतर कार्य संभव हो सका है। उन्होंने कहा है कि अगर कॉर्पोरेशन होगा तो चाहे वो कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रियल एरिया हो, औद्योगिक क्षेत्र का मामला हो, चाहे भुखमरी का मामला हो, और चाहे जो है उससे रिलेटेड हो डेवलपमेंट से, वो तभी संभव हो पाएगा जब उनके अंदर कॉर्पोरेशन की भावना पैदा होगी। तो इस तरीके से फाइनेंशियल कंट्रोल एंड इकोनॉमी, फाइनेंशियल कंट्रोल और इकोनॉमी को भी बाबा साहब ने कहा है कि अगर कॉर्पोरेशन इसके अंदर होगा, अगर फाइनेंस कंट्रोल और इकोनॉमी में अगर जो है कॉर्पोरेशन होगा तो ना इसमें भ्रष्टाचार होगा, न किसी प्रकार की कोई जो है कमीशनखोरी होगी और न किसी प्रकार का कोई वो पाएगा। तो इससे पूरा कंट्रोल हो जाएगा और उनसे जो आया हुआ पैसा है वो जनता के हित के लिए बहुत व्यवहारिक रूप से उसमें खर्च होने में कामयाबी मिल जाएगी। एक बात उन्होंने और कहा है, इसी चैप्टर के अंदर समझाने का काम किया है कि अगर कोई इंसेंटिव की बात करी है, उन्होंने कहा अगर कोई अच्छा कर्मचारी का काम करता है तो इंसेंटिव के मार्फत जो कॉर्पोरेशन के रूप में इंसेंटिव को अगर दिया जाए तो उससे भी कर्मचारियों में जो है ट्रांसपेरेंसी और जो है वो गुण पैदा होता है और ये संपन्नता पैदा होते हैं। एवेल्युएशन, स्ट्रेंथन एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टेज, चैप्टर 10 जो है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें थोड़ा सा मैं समय कम मिल पाया, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ समझने की और समझाने की कोशिश की कर देंगे इसमें कि इसमें जो है इन इंडिया मेनी अदर्स कंट्रीज कॉर्पोरेशन स्टार्ट टू मींस ऑफ द इंश्योरिंग ऑफ द पॉवर्टी इक्विप्ड सिटीजन एडवांटेजेस व्हिच बेटर प्लेस्ड पर्सन वर एबल टू कमेंड ऑफ देयर इंडिविजुअल रिसोर्सेज। क्या है कि इन्होंने इसमें बताया है कि बेसिस ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रैक्टिस ऑफ थ्रिफ्ट, सेल्फ हेल्प, a system will generate the security, feeling of the self-reliance, experience and knowledge
ये जो डेवलपमेंट ऑफ कॉपरेशन मूवमेंट का हमने इसमें जो दिया है, इसमें बहुत बारीकी से इसको बताने का काम किया है कि कॉपरेशन क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 वाला वाज amended in 1912 in permit and formation of societies for purpose other than credit। ये बाबा साहब का जो 1904 में जो सोसाइटी का एक्ट था, उसको 1912 में जो परिवर्तित किया गया है, उसकी जो क्वालिटीज थी उसको लागू करने की बात करी है, जो गवर्नमेंट के लिए है, बहुजन समाज के लिए। कॉपरेशन एंड पंचायत का भी इन्होंने इसमें जिक्र किया है बाबा साहब ने कि इन द विलेज was the whole soul should be activity associated in farming target and suggestion suitable method for achieving them in involving and directing in suitable organization for a day to working and cheating periodically to the progress made। साथियों, इसी के साथ बाबा साहब ने मल्टीपर्पज एंड क्रेडिट सोसाइटीज के बारे में बताया है कि जो मल्टीपर्पज और क्रेडिट सोसाइटीज हैं, इनको बढ़ावा होना चाहिए। इसका अगर बढ़ावा होता है तो लोगों के जन कल्याण में काम होगा, और जन कल्याण में काम होगा तो लोगों का भला हो पाएगा। और ये कॉपरेशन से परिपूर्ण पूरी का पूरा जो है, कॉपरेशन फार्मिंग के बारे में पहले भी मैंने बताया है, इसमें भी बाबा साहब ने जो 10वां जो चैप्टर है, इस मूवमेंट से अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर इंश्योरिंग इकोनॉमिक cultivation in increase in the unit of cultivation is necessary। Here again cooperative farming has direct relevance without undermining the sense of priorityship and the incentive to the industrial that the gives cooperation farm can purpose all the advantage that the larger unit possibility। ये community which has been accustomed to the advantages of cooperative association and other vital matters of the business will be more successful approached to the establishing the cooperation farm than in possibility in the community in which cooperation has made little headway। While the controversy between voluntary and compulsory formation of the cooperation farm may as the stage of the avoided। तो बाबा साहब ने जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर की जो बात करी थी, फार्मिंग की बात करी थी, उसके लिए उन्होंने इस पर कहा कि अगर ऐसा काम होता है तो लोगों का कल्याण लोगों के द्वारा लोगों के हितों में डेमोक्रेटिक सिस्टम पर संभव हो पाएगा। कोऑपरेशन एंड कम्युनिटी प्रोजेक्ट, जो समाज में जो योजनाएं चलाई जाएं वो कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट होने चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट में एक दूसरे को समझने में और काम करने में और कोऑपरेशन पैदा करने में आसानी होगी। इस पर्पज से उन्होंने कहा वी हैव टू रिकमेंडेड दैट इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट cooperative method of the organization should be adopted to the maximum possibility extent। maximum possibility extent उसके आपस के कॉपरेशन से की जा सकती है, इसलिए बहुत जरूरी है द कॉपरेशन एंड कम्युनिटी प्रोजेक्ट के रूप में लागू की जाए। द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट। साथियों, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव के लिए भी बाबा साहब ने इसमें बहुत 15 नंबर चैप्टर के जो 10 नंबर चैप्टर का 15वां नंबर पैरा है, इसमें बहुत बड़ी बात कही है। चैप्टर वियरिंग इन विलेज and small scale industries contain recommendations for the solution of problem connecting with these class of the rural population, while the formation of agriculture cooperative in is while now in familiar experience industrial cooperative are still in their infancy। तो ये जो कॉपरेशन का उन्होंने बाबा साहब ने कहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण, उन्होंने इस पर जवाबदेही सिद्ध की है। ए रिजल्ट ऑफ दिस फैक्टर्स द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव इज येट नो वेल एस्टेब्लिश्ड एज द अपीयर टू हर केस ऑफ द एग्रीकल्चर कॉपरेशंस। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए भी उन्होंने कहा अगर ये कॉपरेशन भी अगर ये होगी तो इसकी भी तरक्की उसी तरीके से। इंडस्ट्रियल फाइनेंस का मामला हो, कॉपरेशन ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री का मामला, रिक्वायर्ड डेमोक्रेटिक प्लानिंग को उन्होंने इसमें महत्व दिया है कि अगर डेमोक्रेटिक प्लानिंग से ये काम अगर होगा तो डेमोक्रेटिक जब होगा तो कॉपरेशन होगा, और जहां डेमोक्रेटिक होगा वहां सब ओपननेस भी होगी। तो इस तरीके से ये जो है इस पर इन्होंने बहुत ज्यादा वो दिया। और अर्बन कॉपरेशन को बढ़ावा उन्होंने बहुत दाए। विन द इमीडिएट फ्यूचर एक्सटेंशन ऑफ द कॉपरेशन हैज मोस्ट अर्जेंटली कॉल्ड फॉर इन द रूरल एरिया वेयर द एग्रीकल्चर ऑपरेशंस
play in dominant part. The urban sector of the cooperation movement has also the development along systematical lines if due to the course in make the contribution to plant development. प्लानिंग पेमेंट डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कहा है कि जो एग्रीकल्चर से देहात क्षेत्र के लोग जो कॉर्पोरेशन से काम करेंगे और अगर जो लोग बचे हुए लोग होते हैं उसको अगर जो अर्बन कॉर्पोरेशन में अगर उनको इंडस्ट्रियल एरिया में लगाया जाता है तो वो लोग बड़े कॉर्पोरेशन से काम करने में सक्षम हो पाएंगे। इंप्रूवमेंट ऑफ पर्सनल एम्पावरमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ पर्सनल, ये इंप्रूवमेंट ऑफ पर्सनल वाला मामला है, ये टोटल कॉर्पोरेशन बेस्ड मामला है, ये टोटल कॉर्पोरेशन बेस्ड है। इस पर जो है सक्सेस ऑफ कॉपरेटिव्स अल्टीमेट डिपेंड्स अपॉन देयर एबिलिटी टू परफॉर्म देयर फंक्शन। बाबा साहब कहते हैं सक्सेस ऑफ कॉपरेटिव्स ultimately depends upon their ability to perform their functions, whether they relate to production, finance, marketing, distribution, or the construction efficiently and to all the satisfaction of all members and the community. The loyalties of the members can be retained not on all the basis of the monopoly agreement under duress was the strength of the goodwill secured by pending services। तो ये जो बाबा साहब ने कहा कि जो जिसमें जैसी क्वालिटी हो और वो उसी तरीके से उसका अगर वो यूज करता है तो उसकी जो गुडविल है वो स्ट्रेंथन होती है और काम को जो है अच्छे तरीके से संपन्न किया जा सकता है। तो ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के आधार पर बाबा साहब ने जो कॉर्पोरेशन बेस्ड सारी योजनाओं को बताया और उन्होंने अगर कॉर्पोरेशन जो लिया है वो सम्राट अशोक से लिया है। तो जो कॉर्पोरेशन को बाबा साहब यहाँ जो बता रहे हैं वो टोटल सम्राट अशोक का है। तो सम्राट अशोक की इस 21वीं सदी के मूवमेंट के लिए इससे प्रासंगिकता सिद्ध होती है। और दूसरा साथियों ये बात मैं और बताना चाहता हूं कि सम्राट अशोक का जो कॉर्पोरेशन है वो हमारे भारतीय संविधान में बाबा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताने का और समझाने का काम किया। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा दस्तावेज है। मैं फैक्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन, दिस इज द रिटन कॉन्ट्रैक्ट बट दिस इज द मॉरलिटी बाउंडेड कॉन्ट्रैक्ट। ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट है बट दिस इज द मॉरलिटी बाउंडेड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि समता और सम्मान का आंदोलन बिना स्वावलंबन के आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जब भी आप मॉरलिटी अगर आपके अंदर नहीं है और आपके अंदर स्वाभिमान और स्वावलंबन नहीं है तो ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। गिरना कोई बुराई नहीं है, लेकिन गिरकर उठना और उसका दौड़ना खास बात है। सहारा दोगे तो सहारा मिलेगा, सहारा दोगे तो सहारा मिलेगा। यही सहकार रहा तो किनारा भी मिलेगा। थ्रो अगेन कॉर्पोरेशन इंटेलिजेंस क्लास, थ्रो अगेन कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास विद डेमोक्रेटिक सिस्टम। मेरे सपनों का भारत, प्रबुद्ध भारत। We can achieve our goal through the cooperative intelligence class. The above concept is possible because you will be a crown of बहुजन समाज। आप बहुजन समाज के एक बहुत मूल्यवान हीरा हैं। Cooperation is another name of Ambedkarism. Ambedkarism is an action ideology. No, we act for cooperation. We act for cooperation. हमको cooperation के लिए काम करना चाहिए और हमको करना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि the challenge of the concept lead to innovation and resolve the creativity. We can analyze our past, but we have to design our future. हम cooperation पर आधारित अपने पास्ट का अध्ययन कर सकते हैं और भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। Cooperation intelligence class can be humanize the बहुजन समाज into a governing community. Only cooperation intelligence class can humanize the बहुजन समाज into a governing community. Possibility has no limit. संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। किसी भी रण क्षेत्र में संभावनाएं की कोई सीमाएं नहीं होती हैं। अशोक का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। इसी के साथ में अपनी बात विराम करता हूं। जय भीम,
धन्यवाद। Ask the question. Welcome. Excellent. थैंक यू सर।